हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडक्शन। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंडक्शन का। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन के बारे में और जानेंगे कि इंडक्शन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके। नाउ इंडक्शन जो है वो एक कैस्केड में चलने वाला एक सिग्नलिंग इवेंट है, जिसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू जो हैं वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं दूसरे सेल और टिश्यू में, ताकि जो वो सेल है वो अपना डेवलपमेंटल फेट जो है उसका वो ले सके। ठीक है, इस प्रक्रिया को इंडक्शन कहा जाता है। राइट, ये एक सेल है या टिश्यू आप मान लीजिए, और ये दूसरा सेल या टिश्यू है। तो एक सेल या टिश्यू जो है वो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है दूसरे सेल या टिश्यू तक, ताकि जो ये सेल है ये अपना क्या ले सके, डेवलपमेंटल फेट ले सके। यानी कि इसको क्या बनना है वो ये डिसाइड कर सके, इसको क्या बनना है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल फेट ले सके। तो ये जो सिग्नल जनरेट करके एक सेल दूसरे सेल को इंड्यूस कर रहा है, दैट प्रोसेस इज इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच a cell or tissue transmit a signal to the another cell or tissue for gaining of its developmental fit. This is the induction. So this signal which is produced from one cell or tissue, this signal is a inductive signal. ठीक है, तो ये जो सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है एक सेल टिश्यू से, इस सिग्नल को इंडक्टिव सिग्नल के नाम से जानते हैं। ये जो इंडक्टिव सिग्नल है विच इज जनरेटेड फ्रॉम वन सेल और टिश्यू, दिस इंडक्टिव सिग्नल में बी a protein, any growth factor, or maybe any differentiation factor. ठीक है, तो जो ये सिग्नल जनरेट हो रहा है इस सिग्नल को बोलते हैं इंडक्टिव सिग्नल। और ये जो इंडक्टिव सिग्नल है वो या तो प्रोटीन हो सकता है, या फिर ग्रोथ फैक्टर कोई हो सकता है, या फिर डिफरेंशिएशन फैक्टर हो सकता है, ताकि जो ये सिग्नल जो है वो दूसरे सेल तक पहुंच करके उस सेल का डेवलपमेंटल फेट को डेवलप करा पाए। तो दिस आर द इंडक्शन। तो इंडक्शन होने के लिए दो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है इंड्यूसर का होना जरूरी है और दूसरा रिस्पॉन्डर का होना जरूरी है। ठीक है, तो इंडक्शन प्रोसेस होने के लिए दो चीज का होना कंपलसरी है। किस किस चीज का होना कंपलसरी है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन होने के लिए दो चीज का होना जरूरी है। सबसे पहला बात क्या कि इंड्यूसर का होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात रिस्पॉन्डर का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं बोल रहे हो, कहीं आप जो है बैठे हो, बात कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो तो सामने सुनने वाला पर्सन भी होना चाहिए, तभी आपका बोलना जो है वो वाजिब है, अदरवाइज आपके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, अगर एक सेल जो है सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा सेल के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उस सिग्नल को वो रिस्पॉन्स दे सके, रिसीव करके रिस्पॉन्स दे सके। सो इंडक्शन के लिए दो कंपोनेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला कंपोनेंट है इंड्यूसर का होना, दूसरा कंपोनेंट है रिस्पॉन्डर का होना। अब इंड्यूसर किसको कहेंगे, राइट? इंड्यूसर किसको कहेंगे? तो इंड्यूसर यानी कि वैसा सेल, दो सेल विच सिक्रीट अ सिग्नल, राइट? तो वैसा सेल जो कि सिग्नल को सिक्रीट करता है उसको बोलेंगे इंड्यूसर। यानी कि ये सेल है, ये सेल क्या कर रहा है, सिग्नल को सिक्रीट कर रहा है, ये हो गया इंड्यूसर सेल। ठीक है, दूसरा आता है रिस्पॉन्डर सेल। यानी रिस्पॉन्डर सेल क्या करेगा, रिस्पॉन्डर सेल यानी वैसा सेल जो इंड्यूसर, ये कलर आपको दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, वैसा सेल जो इस इंड्यूसर के द्वारा, यानी कि जो सेल है वो जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, सिग्नल को इंड्यूस कर रहा है, उस सिग्नल को रिसीव करने वाला एक सेल होता है, जिस सेल को कहते हैं रिस्पॉन्डर सेल। और इस सिग्नल को रिसीव करके जैसा ये सिग्नल रिसीव करेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। दैट सेल इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्डर सेल। ठीक है, इंड्यूसर सेल क्या होता है कि दो सेल विच सिक्रीट अ सिग्नल इज कॉल्ड इंड्यूसर सेल, एंड दोज सेल्स विच रिसीव अ सिग्नल एंड इट
गिव अ रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्डर सेल। ठीक है, तो इंड्यूसर में क्या जनरेट हो रहा है, सिग्नल जनरेट हो रहा है, राइट, सिग्नल जनरेट हो रहा है। दिस सिग्नल में बी दिस सिग्नल आर अ सिक्रेटेड प्रोटीन। क्या है ये सिग्नल, सिक्रेटेड प्रोटीन है, राइट, एंड दिस सिक्रेटेड प्रोटीन में भी है पैराक्राइन फैक्टर। क्या हो सकता है ये, पैराक्राइन फैक्टर। अब पैराक्राइन फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप टीजीएफ बीटा हो गया, जो कि आप लोग को बता भी चुकी हूँ पहले, ठीक है, टीजीएफ बीटा, हेजहॉग फैमिली, WNT विंगलेस, इसको WNT के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पैराक्राइन फैक्टर्स हो गए। तो इंड्यूसर जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, ये सिग्नल एक सिक्रेटेड प्रोटीन होता है जो कि पैराक्राइन फैक्टर हो सकता है। पैराक्राइन फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टीजीएफ बीटा हो सकता है, हेजहॉग फैमिली हो सकता है, और भी WNT हो सकता है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंड्यूसर के लिए इतनी चीजें, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा आता है रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्डर क्या कर रहा है, इस सिग्नल के लिए जो है रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो जब कोई सिग्नल ठीक है, तो जब आप किसी को कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ कह रहे हैं तो दूसरे वाले का कान भी सही होना चाहिए सुनने के लिए, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे ये सेल है, इस सिग्नल को रिसीव करेगा। तो इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए जो है इसके पास रिसेप्टर प्रोटीन का होना जरूरी है। किस चीज का होना जरूरी है, रिसेप्टर प्रोटीन का होना जरूरी है, राइट, किसका होना जरूरी है, रिसेप्टर प्रोटीन का होना जरूरी है। तो ये जो सेल होता है, इसके ऊपर में इस तरह से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस रिसेप्टर वर्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिग्नल। मतलब जिस तरह का सिग्नल होता है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर, और वो उस तरह का सिग्नल को रिसीव करता है, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस जो है वो आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये जो सिग्नल है, ये यहाँ पे सिग्नल आएगा, ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं ये इसको रिसीव करेंगे, एंड रिसीव करने के बाद फिर आगे की जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा। तो एक सेल के के पास जो रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडक्टिव सिग्नल। तो हम याद रखिएगा, एक सेल के पास जो क्षमता है कि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडक्टिव सिग्नल को रिस्पॉन्स दे सके, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। ठीक है, आपके सिलेबस में ये वर्ड होगा, कॉम्पिटेंस वर्ड होगा, ठीक है। कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्स फॉर अ पार्टिकुलर या स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। यानी एक सेल के पास एक सेल की क्षमता जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडक्टिव सिग्नल को के लिए रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का यदि हम एग्जांपल लेना चाहें तो बेस्ट एग्जांपल इज द आई लेंस इंडक्शन। जो हमारा आई का फॉर्मेशन होता है, वर्टिब्रेट में आई का जो फॉर्मेशन होता है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कॉम्पिटेंस कि जो लेंस पहले कोड होता है, हेड एक्टोडर्म होता है, ये आपस में कॉम्पिटेंस जो है के द्वारा ही हमारा जो है आई लेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब हम आई लेंस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जान लीजिए कि कॉम्पिटेंस क्या होता है, यानी कि एक सेल जो है एक पार्टिकुलर टाइप के इंडक्टिव सिग्नल को जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है, इसी एबिलिटी को कॉम्पिटेंस कहते हैं। यानी द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रिस्पॉन्स अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। तो इंडक्शन के लिए किस चीज़ का होना जरूरी है, दो कंपोनेंट का, इंड्यूसर का होना जरूरी है और रिस्पॉन्डर का होना जरूरी है। इंड्यूसर यानी वैसा सेल जो सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा, रिस्पॉन्डर यानी वैसा सेल जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा, और इंड्यूसर जिस तरह का सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, राइट। तो ये था इंडक्शन के बारे में। अब इंडक्शन जो होता है, जब तक सेल जो जैसे हमारा जो सेल है वो भी आपस में बात करते हैं, सेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के कारण ही जो सेल से टिश्यू लेवल पे आता है, टिश्यू से ऑर्गन लेवल पे आता है, ऑर्गन से सिस्टम लेवल पे चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सो इंडक्शन को समझने के लिए हमें इंटरेक्शंस ऑफ सेल का समझना जरूरी है। तो चलिए हम इंटरेक्शन ऑफ सेल पे चलते हैं एंड देखते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ सेल क्या होता है। तो इंटरेक्शन ऑफ सेल, राइट,
इंटरेक्शंस ऑफ सेल। इंटरेक्शंस ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ कि सेल आपका आपस में बातचीत करना, ठीक है। जब तक सेल आपस में one minute। जब तक सेल आपस में बातचीत नहीं करेंगे तब तक जो है सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रैवल नहीं करेगा सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल के पास, ठीक है। और जब सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेगा एक सेल से दूसरे सेल के पास तो फिर सेल का आगे फर्दर ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। सो आगे जो है सेल को डिफ्रेंशिएट होने के लिए, सेल को आगे फर्दर ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए सेल का इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये बेसिक सा चीज़ है जो कि आप लोग को पता होगा, एंड नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए कि जो सेल्स सेल्स जो है ग्रुप ऑफ सेल्स जब वो मिलते हैं तब जाकर के टिश्यू बनता है, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में कनेक्ट होते हैं तब जाकर के ऑर्गन बनता है, ठीक है। एंड जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है तो ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तब जाकर के टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तब जाके ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से सेल का इंट्रैक्शन होता है, सेल आपस में बातचीत करता है और सिग्नल का जो है ट्रैवलिंग होता है, एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल पहुंचता है और कहता है कि तुम ये बनाओ, तुम वो बनाओ, इस तरह का सेल बनाओ, उस तरह का सेल बनाओ, और तब जाकर के जो सेल है वो टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल पे आता है। तो इस तरीके से सेल के इंट्रैक्शन के कारण जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल या टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो जो इंट्रैक्शन ऑफ सेल होते हैं वो दो तरह से होते हैं, ठीक है। इंट्रैक्शन ऑफ सेल जो होगा दो तरह से होगा। कैसे, क्या क्या होंगे दो तरह से, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। एक होगा मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन, mode of proximate interaction, and another is epithelium mesenchymal interaction, ठीक है। ये कलर आई थिंक आपको इतना ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन, मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन जो होता है वो दो तरह से होगा। वो कैसे होगा, तो एक होता है इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, और दूसरा होता है परमिसिव इंट्रैक्शन, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन मतलब सेल जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो दो मोड में इंटरेक्ट करते हैं। एक तो हो गया आपका मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन और दूसरा हो गया एपिथेलियल मेसेनकाइम इंट्रैक्शन, ठीक है। तो मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है इंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक होता है परमिसिव मोड ऑफ इंट्रैक्शन। तो इंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ इंट्रैक्शन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सेल को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, यानी कि एक सेल जो है वो स्टार्टिंग वाले स्टेज में है एंड द सेल हैव नो आइडिया कि वो क्या बनाएगा आगे फ्यूचर में, क्या बनाना है उसको कुछ पता नहीं होता है। जो एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है और वो सिग्नल जो है उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये बनाना है, तब जा कर के वो आगे वो बनाता है। अगर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो वो जो है डिफ़ॉल्ट फेट गेन कर लेता है, वो अपना जो उसको बनाना है वो नहीं बना पाता है। तो कैसे नहीं बना पाता है वो भी चीज़ें हम समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन क्या होता है, राइट। इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन, इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन यानी कि जो सेल्स हैं उनको क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सेल की बात करिए तो ऑब्वियसली क्या होगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, सिग्नल होंगे, इंडक्टिव सिग्नल होंगे, ठीक है, जो कि एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचेंगे और उसको जो है इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई तू ये बना ले, इस तरह का सेल बना, इस तरह का टिश्यू बना, ठीक है, इस तरह का स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स बना, ताकि जो है फर्दर फ्यूचर में उसका डेवलपमेंटल फेट जो है वो गेन हो सके और वो सेल आगे डिफ्रेंशिएटेड हो सके, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंस्ट्रक्शन बेसिस पे सेल काम करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बताऊं तो बी नाम का सेल है, ठीक है,
बी नाम का सेल है, ठीक है, बी नाम का सेल है, और ये जो है ए सेल के प्रेजेंस में, ठीक है, बी जो है ए सेल के प्रेजेंस में ये कोई टिश्यू बना रही है या सेल बना रही है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकुलर सेल या टिश्यू बना रही है, ये बी सेल ए सेल के प्रेजेंट में इस टाइप का सेल बना रही है, ठीक है। लेकिन यदि हम इस ए सेल को, मतलब दूसरा कंडीशन यदि लेने की कोशिश करें, बी सेल है और हम यहाँ पे क्या किए, ए सेल नहीं दिए, मतलब यहाँ पे कोई सेल नहीं है, मतलब ए सेल नहीं है, ए सेल नहीं दिए, तो यहाँ पे जो इस तरह का सेल या टिश्यू बना रहा था वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बी सेल ए सेल के प्रेजेंस में ऐसा सेल या टिश्यू बना रहा है, इसका मतलब कि बी सेल ए सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, आपस में बातचीत कर रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे को सिग्नल भेज रहा है, और इसके कारण जो है वो इस तरह का सेल या टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा कंडीशन, यदि हम ए सेल को हटा दे रहे हैं तो बी सेल वैसा सेल नहीं बना पा रहा है। सो कंडीशन यहाँ पे साफ है कि यहाँ पे सेल का आपस में इंटरेक्शन होना जरूरी है ताकि इस तरह के सेल को बनने के लिए, यानी आप अगर चाहते हैं कि बी सेल इस तरह का सेल बनाए तो आपको ए सेल का प्रेजेंस वहां पे रखना होगा। तो बी सेल ए सेल के साथ आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब जाकर के इस तरह का सेल या टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यदि बी सेल है, ए सेल को हमने हटा लिया तो इस तरह के कोई सेल्स या टिश्यू नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, यदि हम थर्ड कंडीशन समझने की कोशिश करें, बी सेल है लेकिन यहाँ पे हमने कोई ए सेल नहीं दिया है, बट हमने क्या किया, सी नाम का कोई सेल्स ला करके यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कराया, मतलब सी सेल के प्रेजेंस में हम चाहते हैं कि बी सेल क्या ग्रोथ करता है ये देखना, तो ऐसा सेल नहीं बनाएगा जो कि ए सेल के प्रेजेंस में बी सेल बना रहा था, ये कुछ और अलग तरह का सेल बना लेगा, ठीक है, बट वैसा नहीं बनाएगा जो कि ए सेल के साथ इंटरेक्ट करके बना रहा था। ये एक सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे थोड़ा सा मतलब रियल एग्जाम्पल पे चले आते हैं, ठीक है। रियल एग्जाम्पल अगर हम लें तो अर्ली जीनोपस लार्वा, ठीक है, अर्ली जीनोपस लार्वा, जीनोपस तो आप समझते होंगे फ्रॉग, ठीक है, अर्ली जीनोपस लार्वा, इसमें क्या होता है कि एक्टोडर्म है। अच्छा, जर्मिनल लेयर के बारे में तो पता होगा, उम्मीद करते हैं कि जर्मिनल लेयर 3 जर्मिनल लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है इसी तीनों जर्मिनल लेयर से होता है। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, एक्टोडर्म, जो कि आउटर जर्मिनल लेयर होता है, राइट। तो एक्टोडर्म है, अर्ली जीनोपस लार्वा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक्टोडर्म लेयर है। इसको क्या हुआ कि इंस्ट्रक्टिव सिग्नल मिला, क्या मिला, इंस्ट्रक्टिव सिग्नल मिला, राइट। इंस्ट्रक्टिव सिग्नल मिला, तो जब इसको इंस्ट्रक्टिव सिग्नल मिला तो ये बनाएगा नोटोकोड, क्या बनाएगा, नोटोकोड। अर्ली जीनोपस लार्वा में यदि एक्टोडर्म वाले रीजन में को इंडक्टिव सिग्नल मिलता है तो वो क्या बना लेगा, नोटोकोड बना लेगा, ठीक है। दूसरा बात कि यदि इस एक्टोडर्म को कोई इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिलता है, नो एनी इंडक्टिव सिग्नल, ठीक है, कोई इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिलेगा, तो ये इसका डिफॉल्ट है कि एक्टोडर्म लेयर क्या बनाएगा, एपिडर्मिस बनाएगा, क्या बनाएगा, एपिडर्मिस। यानी अर्ली जीनोपस लार्वा में, फ्रॉग के लार्वा की हम बात कर रहे हैं, यदि एक्टोडर्म को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो वो एपिडर्मिस का लेयर बना लेगा, लेकिन यदि इसी एक्टोडर्म को इंस्ट्रक्टिव सिग्नल मिल जाता है, ठीक है, इंडक्शन मिल जाता है, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नोटोकोड में। तो किस तरह से सेल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं आपको पता चल पा रहा है, तो सेल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं इंडक्टिव सिग्नल के कारण, और जो है इस तरह से इंटरेक्शन करके जो है क्या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टोडर्म को इंस्ट्रक्शन मिला तो वह नोटोकोड बना लिया, और अगर नहीं मिलेगा तो इसका जो डिफॉल्ट जो बनाने का है वो एपिडर्मिस वो बना लेगा। तो ये था एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश करें तो दूसरे पेज पे हम चलते हैं, ठीक है। आई लेंस का डेवलपमेंट, ठीक है, आई लेंस डेवलपमेंट,
यानी कि जो हमारा आई लेंस का फॉर्मेशन है उसका। तो लेंस पेलेकोड को यदि हेड एक्टोडर्म मिल जाता है तो ये बनाएगा लेंस। क्या बनाएगा? आई लेंस बना लेगा इन हेड रीजन, इन हेड रीजन। ठीक है, मतलब कि जो जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज होता है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज में के बाद जो आई का फॉर्मेशन वाला स्टेज आता है, आई का फॉर्मेशन होता है, तो उस वक्त पे जब लेंस पेलेकोड जो होता है, हेड एक्टोडर्म को लेंस पेलेकोड मिलता है तो वो आई लेंस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैक 6 जो होता है यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, सिग्नल इंडक्टिव सिग्नल की तरह कह सकते हैं कि वो काम करता है। ठीक है, और इस तरह से आई लेंस का फॉर्मेशन करवाता है। स्टेम सेल डिफरेंशिएशन की बात करें, ठीक है, स्टेम सेल में हम लोगों ने जो है पोटेंसी देखा एंड टोटीपोटेंट सेल, प्लूरीपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंट सेल, यूनिपोटेंट सेल सारे देखा हमने। ठीक है, तो इसमें मेसेनकाइम स्टेम सेल्स था जो कि कैसा था? मल्टीपोटेंट नेचर का था। ठीक है, मल्टीपोटेंसी शो करता था एंड इससे क्या क्या चीज़ें बन रहा था? बोन बन रहा था, कार्टिलेज बन रहा था, ब्लड बन रहा था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बनने के लिए भी सिग्नल का सिग्नल का जो है वो ज़रूरी है, ताकि ये जो स्टेम सेल्स हैं वो आगे डिफ्रेंशिएट करके पार्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू बना सके, पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही जब स्टेम सेल हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो है किस तरीके से सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है, जो है रिन्यूअल फॉर्म में अपने आप को स्टेबल करके रखता है और आगे सिस्टर सेल्स बनाते हैं, किस तरह से वो नीच के अंदर से रहता है और मतलब सिग्नल वगैरह जो है चीज़ें अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में। ठीक है, तो जैसे कि ये एक रिस्पॉन्डर सेल है, इंड्यूसर रिस्पॉन्डर में हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा, अभी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्डर सेल है। ठीक है, रिस्पॉन्डर सेल को यदि यहाँ पे जो है इंड्यूसर सेल है, ठीक है, इंड्यूसर सेल है, ये इंड्यूसर सेल क्या कर रहा है? इंडक्टिव सिग्नल जनरेट कर रहा है, इंडक्टिव सिग्नल दे रहा है। यदि इस रिस्पॉन्डर सेल को इंडक्टिव सिग्नल मिल रहा है तो ये सेल टाइप जो है मान लेते हैं एक्स बनाएगा। ठीक है, सेल टाइप क्या एक्स बनाएगा, ए बनाएगा, जो भी आप मानना चाहें आप मान सकते हैं। ठीक है, सेल टाइप एक्स बनाएगा। लेकिन यदि इस रिस्पॉन्डर सेल को कोई भी इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये सेल टाइप एक्स या ए नहीं बना करके कोई दूसरा सेल टाइप जो है वाई बना लेगा या फिर आप कह सकते हैं बी बना लेगा। ठीक है, यानी इंडक्टिव सिग्नल मिला तो ये कुछ और बनाएगा, अगर इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिलेगा तो कुछ और बनाएगा। तो इंडक्टिव सिग्नल का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इंडक्शन का प्रोसेस देखने को हमें मिलता है। तो ये तो था पहला वाला इंस्ट्रक्टिव सिग्नल। ठीक है, यानी कि इस जो एक सेल को रिस्पॉन्ड करने के लिए, डिफ्रेंशिएट होने के लिए इंडक्टिव सिग्नल का मिलना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन, इंडक्टिव सिग्नल का मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन का मिलना कि भाई तुम जो है ये सेल टाइप एक्स बनाओ, तुम सेल टाइप वाई बनाओ, ये क्या है? हम आज जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये तुम्हें बनाना है। तो यहाँ पे इंडक्टिव सिग्नल जो है वो एक इंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शन लेकर के सेल आगे डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो ये हो गया आपका जो है इंस्ट्रक्टिव सिग्नल, इंस्ट्रक्टिव जो है मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परमिसिव। ठीक है, अभी हम लोग क्या क्या देखें, देखिए हम लोग अभी ये पढ़े हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन पढ़े हैं, मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ इंट्रैक्शन पढ़े हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे परमिसिव इंट्रैक्शन। परमिसिव इंट्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे सेल कमिटेड स्टेट में ऑलरेडी रहता है, यानी कि
सेल स्पेसिफाइड होता है। अब ये सब टर्म मैंने बता दिया है पहले, तो हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा कि स्पेसिफाइड क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सेल ऑलरेडी कमिटेड स्टेट में होता है, यानी कमिटेड स्टेट में रहने का मतलब क्या हुआ कि ये सेल को पता है कि हमें क्या बनना है, मतलब ये सेल सबके पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ ऑलरेडी कमिटेड करके रखा हुआ है कि हमें किडनी बनाना है, हमें जो है मान लेते हैं ग्रेनुलोसाइट बनाना है, कि हमें आरबीसी बनाना है, या जो भी चीज़ें बनाना है, मतलब इस सेल को पता होता है कि हमें क्या बनाना है। सो सेल जो है कमिटेड स्टेट में होते हैं, स्पेसिफाइड स्टेट में होते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड स्टेट में होते हैं। बस इसमें क्या होता है कि एक परमिशन मिलना ज़रूरी होता है। परमिशन इज़ व्हाट, कि एक जो होता है मतलब करेक्ट इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है, करेक्ट इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, यानी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। सेल्स को सब कुछ पता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस इसको एक पार्टिकुलर करेक्ट सही इन्वायरमेंट मिल जाए, और ये जो सेल कमिटेड स्टेट में है वो आगे जो है डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डिटरमाइन हो करके जो है उनको जो सेल्स बनाने हैं वो बना लेगा। तो इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन में सेल को पता नहीं होता है कि उसको क्या करना है, सिग्नल जैसा मिलता है उस अकॉर्डिंग वो काम करता है। लेकिन परमिशिव इंट्रैक्शन में क्या देखने को मिलता है कि सेल ऑलरेडी कमिटेड स्टेट में होता है, स्पेसिफाइड सेल होता है, बस उसको एक करेक्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो सेल आगे डिफ्रेंशिएट कर सके। तो दिस आर द मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन। ना दूसरा इंट्रैक्शन है क्या, इपिथेलियम मेसेंकाइमल इंट्रैक्शन। चलिए इसको समझते हैं, राइट। इपिथेलियम मेसेंकाइम इंट्रैक्शन, ठीक है। इपिथेलियम जो होता है वो आउटर लेयर होता है, इपिथेलियम क्या है, आउटर लेयर है, एंड इपिथेलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर। एक्टोडर्म, ठीक है। तो इपिथेलियम जो है वो आउटर लेयर है जो कि डिराइव होता है एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर से, ठीक है। मेसेंकाइम जो है वो ये डिराइव्ड होता है मेसोडर्म से, ठीक है। तो इसे हमने तोड़ के आपको बताया कि इपिथेलियम का मतलब क्या हुआ, मेसेंकाइम का मतलब क्या हुआ। इपिथेलियम का मतलब एक्टोडर्म, मेसेंकाइम का मतलब मेसोडर्म, ठीक है। ये आउटर लेयर हो गया इपिथेलियम। तो इसका मतलब इन दोनों का इंट्रैक्शन, यानी कि एक्टोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म के इंट्रैक्शन से जो सेल आगे डिफ्रेंशिएट करेगा, दैट इज इपिथेलियम मेसेंकाइम इंट्रैक्शन, ठीक है। यानी लगभग हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शंस ऑफ इपिथेलियम एंड मेसेंकाइम। इट मीन्स कि एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म के इंट्रैक्शन से ही ज़्यादातर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करूँ तो स्किन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। स्किन जो होता है वो दो लेयर का बना होता है, इपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर, ठीक है। इपिडर्मिस एंड डर्मिस, इपिडर्मिस फिर फर्दर पार्ट में होता है, वो स्किन का है। जब कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़िएगा तो उसमें आप जो है इसका फिर और आगे कितना होता है नहीं होता है वो जानने को मिलेगा, ठीक है। तो इपिडर्मिस होता है, दो लेयर का स्किन बना हुआ होता है, इपिडर्मिस एंड डर्मिस का। तो इपिडर्मिस क्या हो गया, आउटर लेयर, डर्मिस क्या हुआ, इनर लेयर, ठीक है। तो जो ये इपिडर्मिस होगा, ये जो इपिडर्मिस होगा वो एक्टोडर्म का ओरिजिन का होगा, राइट। किस ओरिजिन का होगा, एक्टोडर्म ओरिजिन का होगा। जो डर्मिस होगा वो किस ओरिजिन का होगा, मेसोडर्म का होगा। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इपिडर्मिस किस टर्मिनल लेयर से बना हुआ है, एक्टोडर्म से, जबकि डर्मिस किस टर्मिनल लेयर से बना हुआ है, मेसोडर्म से, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो स्किन है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म के इंट्रैक्शन से बना हुआ है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे स्किन जो है एक्टोडर्म और मेसोडर्म के इंट्रैक्शन से फॉर्म हुआ है, उस तरह हमारी बॉडी के ज़्यादातर जो ऑर्गेन्स हैं वो जो है एक्टोडर्म मेसोडर्म के इंट्रैक्शन से फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट जानने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे अंकल थे जो स्पर्मेन अंकल हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया इपिथेलियम मेसेंकाइम इंट्रैक्शन को जानने के लिए।
ठीक है, तो उस अंकल के बातों को अमल करते हुए उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, ठीक है, कि कैसे बातचीत करता है मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, राइट। तो इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, और किस तरह का इंडक्शन यहाँ देखने को मिला वो देखेंगे, मतलब रिजल्ट। ठीक है, तो मीजोडर्म से कुछ सेल लिए, उसको एक्टोडर्मल यानी कि इपिथीलियम लेयर में जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, और देखा गया कि किस तरह का वो इंडक्शन शो कर रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना रही हूँ, तब तक पिछला जो पढ़ाए हैं उसको मेमोराइज करने की आप लोग कोशिश कीजिए, राइट। चलिए, तब तक हम खूबसूरत डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपको यहाँ पे एक्टोडर्म, हम इपिथीलियम जो है लेयर बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपको इपिथेलियल लेयर, राइट। ये रहा इपिथेलियल, ठीक है, जो कि इपिथेलियल लेयर है मींस एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर का जो है डेरिवेटिव्स है, डिराइव्ड हुआ है, राइट। तो ये क्या है ना, ये मतलब जो एक्टोडर्म लिया गया है, इपिथेलियम आप कह सकते हैं, इपिथेलियम लेयर लिया गया, ये विंग से लिया गया है। ठीक है, ये पूरा जो है विंग का है। मिनट, विंग इपिथेलियम, ठीक है। यहां से मीजेनकाइम, मीजेनकाइम सेल्स कुछ लिए जाएंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विंग्स बनाने वाला मीजेनकाइम लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, ये विंग्स बनाने मतलब जो मीजोडर्म रीजन का जो विंग्स है उसको लिया गया और इसको जो है यहाँ एक्टोडर्मल रीजन में इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, इसको यहाँ पे डाला गया। यहाँ पे डालने के बाद रिजल्ट क्या मिला कि यहाँ पे जो है विंग फीदर का फॉर्मेशन हुआ, राइट। किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ विंग फीदर बना, मतलब कि विंग मीजेनकाइम सेल्स को जब हम इपिथीलियम सेल्स में इंट्रोड्यूस करें तो हमें क्या देखने को मिला, विंग फीदर जो है हमें देखने को मिला, कि यानी कि हम इस विंग मीजेनकाइम सेल्स को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो यहाँ पे क्या, किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह के फेदर का फॉर्मेशन हुआ, विंग फीदर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा यहाँ पे जो है सेल थाई रीजन, विंग था तो हमें पता नहीं चला कि मतलब चलो ये इंड्यूस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमने दूसरा मतलब जो स्पर्मेन अंकल थे उन्होंने जो है यहाँ से थाई मीजेनकाइम सेल लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो है ना थाई वाला सेल है, मीजेनकाइम सेल है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इस थाई वाले रीजन को इंट्रोड्यूस करा, मतलब इसमें जो है दिया, देने के बाद इसको रिजल्ट क्या मिला,
ये इन्होंने देखा कि यहाँ थाई फीदर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। किस फीदर का फॉर्मेशन हो रहा है? थाई फेदर का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि तीसरा एक्सपेरिमेंट भी हमें बनाना है, इसको हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब थाई वाले मीजेनकाइम सेल को इपिथीलियम विंग विंग इपिथीलियम वाले में जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, तो क्या देखने को मिला? यहाँ पे थाई फीदर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है फुट मीजेनकाइम सेल को लिया, ठीक है। फुट मीजेनकाइम सेल को लिया और इन्होंने इसमें विंग एपिथेलियम में दिया, तो रिजल्ट में क्या देखने को मिला कि फुट बना, ठीक है। क्या बना? फुट बना, फुट एंड क्लाउस जो है वो बना, ठीक है। क्या बना? फुट क्लाउस बना, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है इस एक्सपेरिमेंट से? ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये देखने के लिए कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करके रिजल्ट क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इसके ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। तो यहाँ पे मीजनकाइमल सेल्स को इपिथीलियम सेल्स में इंट्रोड्यूस किया गया और देखा गया कि जिस तरह का मीजनकाइमल सेल्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसी तरीके वैसा ही जो है चीज़ें फॉर्म कर रही है, यानी जिस रीजन का सेल्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस तरह का यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो है मतलब जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि इपिथेलियम मीजेनकाइम इंट्रैक्शन, ये एक्चुअली में दो तरह का होता है। एक रीजनल स्पेसिफिसिटी, ठीक है, एक है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये रीजनल स्पेसिफिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। रीजनल स्पेसिफिसिटी, रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ मीजेनकाइमल इपिथेलियम मीजेनकाइमल इंट्रैक्शन, ठीक है। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो जो इपिथेलियम मीजेनकाइमल इंट्रैक्शन है वो उनका जो एक्सपेरिमेंट दो तरीके से किया गया था। एक जो है हम लोग रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इपिथेलियम मीजेनकाइमल इंट्रैक्शन के नाम से पढ़ते हैं, और दूसरा जो पढ़ते हैं वो जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इपिथेलियम मीजेनकाइमल इंट्रैक्शन के वे में पढ़ते हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग रीजन स्पेसिफिसिटी पढ़ रहे हैं, यानी जिस रीजन का हम जो है यहाँ पे टिश्यू निकाल रहे हैं वैस उस रीजन के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। हमने विंग मीजेनकाइमल टिश्यू को यहाँ से लिया और यहाँ पे विंग इपिथेलियम में डाला, तो हमें क्या देखने को मिला रिजल्ट में? विंग फेदर बना। जब थाई रीजन के मीजेनकाइम सेल को लिया और यहाँ पे इपिथेलियम में डाला, विंग इपिथेलियम में, तो क्या देखने को मिला? थाई फीदर देखने को मिला। फुट का डाला तो हमें फुट और क्लाउस देखने को मिले, यानी कि जिस रीजन का हम यहाँ पे चीज़ें डाल रहे हैं वैसा ही चीज़ें फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीजोडर्म है, एक्चुअली में क्या हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? मीजोडर्म ही तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मीजोडर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और रिजल्ट कैसा मिल रहा है? मीजोडर्म के जैसा ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीजोडर्म एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है। तो क्या मीजोडर्म एक्टोडर्म को इंड्यूस करके क्या कह रहा है? तो मीजोडर्म एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा है और कह रहा है कि हम विंग मीजेनकाइम सेल लेकर के आए हैं, इसीलिए तुम इस रीजन को विंग ही बनाओ, विंग फीदर ही बनाओ। अगर थाई का लेकर के आए हैं तो थाई फीदर बनाओ, फुट का लेके आए हैं तो फुट या क्लाउ बनाओ। तो इस तरीके से जो मीजोडर्म है, मतलब अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो मीजोडर्म है वो इंड्यूस कर रहा है किसको? एक्टोडर्म को। किसको इंड्यूस कर रहा है? एक्टोडर्म को। यानी कि मीजोडर्म सिग्नल दे रहा है एक्टोडर्म को कि जैसा हम जो है सेल्स यहाँ पे जो है लाए हैं उस तरीके का जो है आगे चीज़ें डिफ्रेंशिएट करके फॉर्म होगा, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया। तो रीजनल स्पेसिफिसिटी उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा कि रीजन स्पेसिफिक चीज़ें बनाएगा, ठीक है। जैसा रीजन से हम यहाँ जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, उस तरीके का यहाँ पे चीज़ें देखने को रिजल्ट में हमें मिलेगा। तो इंडक्शन में हमें क्या देखने को मिला? जैसा मीजोडर्म हमने यहाँ पे दिया उस तरीके से इंडक्शन दिया, मतलब मीजोडर्म जो है वो एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा आता है
जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा देर मैं यहाँ पे इसको वेट कर लेती हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम अगर नोटबुक में लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, देन ओके। नाउ लेट्स सी जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। राइट, तो जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में क्या देखने को मिलता है, इसमें एक्चुअली करने के वाले हैं ना हम लोग, थोड़ा सा स्टोरी पहले बता देते हैं, आपको इंटरेस्ट आए। जो फ्रॉग का माउथ है वो न्यूट की तरह हो जाएगा, और जो न्यूट का माउथ है वो फ्रॉग की तरह हो जाएगा। तो हम लोग अभी माउथ का अदला बदली करने वाले हैं। सो आप लोग अदला बदली करने के लिए रेडी हो जाइए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन या जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ एपिथेलियम मेसेंकाइमल इंटरेक्शन कह दीजिए। एपिथेलियम मेसेंकाइमल इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब हेडिंग सम, ठीक है। जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ एपिथेलियम मेसेंकाइमल इंटरेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने रीजनल स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो दो आपको जो कह रही हूँ ये चीज़ याद रखिएगा। अभी जो मैं आगे कंसेप्ट लेकर के जाऊंगी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा चीज़ें। देखिए, एक मेंढक है, ठीक है, मेढक नहीं बना एक्चुअली, चलिए मेढक है और एक न्यूट है। ठीक है, न्यूट है। फ्रॉग तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, न्यूट शायद नहीं पता होगा। सैलेमेंडर का नाम सुने हैं, सैलेमेंडर के लार्वा को न्यूट कहते हैं। ठीक है, फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं, और न्यूट जो है वो सैलेमेंडर का लार्वा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम पे मत चाहिएगा कि मेढक हमने बनाया नहीं है, ठीक है, और न्यूट हमने बनाया नहीं है। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं, तो वेट कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम नक्शा बदलने वाले हैं, तो थोड़ा वैसा ही बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉग जो होता है इसका जो माउथ होता है इसमें शक्कर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, फ्रॉग के माउथ में क्या होता है, शक्कर होता है। और न्यूट का जो माउथ होता है, यानी कि सैलेमेंडर की अगर बात करें तो सैलेमेंडर में बैलेंसर होता है, टीथ होता है। ठीक है, फ्रॉग है, फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, सैलेमेंडर के लार्वा को न्यूट कहते हैं। ठीक है, जो टेडपोल होता है उसमें शक्कर प्रेजेंट होता है, जो न्यूट होता है उसमें बैलेंसर और टीथ प्रेजेंट होता है। इतनी बातें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फ्रॉग के माउथ वाले रीजन में शक्कर, न्यूट के माउथ वाले रीजन में बैलेंसर और टीथ होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे। तो ये हो गया डोनर, होस्ट, ठीक है, एंड रिजल्ट इज हियर। मतलब हम लोग एक तरह से ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, और ट्रांसप्लांटेशन क्या कर रहे हैं, मेढक का मुंह का नक्शा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा माउथ का पार्ट, किसका, फ्रॉग का। ये पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये मैं आपको दूसरे कलर से बना दूं ताकि आपको विजुअलाइज हो सके चीजें। ठीक है, ये हो गया न्यूट का गेस्ट्रुला। यहाँ पे भी जो हमने फ्रॉग लिखा है, एक्चुअली में यहाँ फ्रॉग
यानी कि टेडपॉल का ये गेस्टुलेशन वाला स्टेज है, फ्रॉग का गेस्टुला है। ठीक है। एक मिनट। ठीक है, ये देखिए फ्रॉग का गेस्टुला है, ये न्यूट का गेस्टुला है। तो फ्रॉग का जो माउथ एक्टोडर्म वाला जो पार्ट है, माउथ एक्टोडर्म वाला जो जो माउथ का यहाँ एक्टोडर्म वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। डोनर कौन है, फ्रॉग का गेस्टुला, होस्ट कौन है, न्यूट का गेस्टुला। ठीक है, तो फ्रॉग के गेस्टुला से माउथ एक्टोडर्म को निकालें। ठीक है, और न्यूट के गेस्टुला में न्यूट का जो गेस्टुला है उसके माउथ वाले रीजन पे हम यहाँ पे रख दिए। कलर से देखिएगा, हमने यहाँ ब्लैक कलर है लिया है, ब्लैक कलर यहाँ पे डाला है, इसका मतलब जो फ्रॉग गेस्टुला का जो माउथ एक्टोडर्म वाला पार्ट है हमने यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान में आपका होगा फ्रॉग का टेडपोल क्या उसके पास होता है, सकर होता है। हमने उस रीजन को किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, न्यूट के गेस्टुला में। अब यहाँ पे जो न्यूट बनेगा, अब यहाँ पे जो न्यूट बनेगा, इस न्यूट में क्या होगा, इस न्यूट में सकर हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, सकर। ठीक है, ये रहा सकर। सकर आ जाएगा, ये न्यूट है ऑफ सैलिमेंडर। ठीक है, सैलिमेंडर का लार्वा है न्यूट। तो जब हम फ्रॉग के माउथ एक्टोडर्म वाले पार्ट को न्यूट के गेस्टुला में जो है इंट्रोड्यूस किए, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, जो न्यूट होगा उसका जो माउथ डेवलप होगा, अब कैसा माउथ डेवलप होगा, तो इसके माउथ में अब सकर होगा, जो कि इसका कैरेक्टर है ही नहीं। किसका कैरेक्टर है, फ्रॉग का। फ्रॉग का कैरेक्टर इसमें क्यों आया, क्योंकि हमने इसके एक्टोडर्म माउथ वाले रीजन का, एक्टोडर्म रीजन को हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराया। तो हमने ये देखा कि जो इसका एक्टोडर्म वाला जो रीजन है, यानी कि यहाँ आने के बाद वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, वो आके यहाँ फेट चेंज नहीं किया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉग का जो एक्टोडर्म माउथ वाला पार्ट हमने डाला, वो जिस तरह का जीन उसके पास था, यानी उसको ये याद था कि हमको बनाना क्या है, सकर बनाना है, तो वो उसको इसमें भी इंट्रोड्यूस करे तो सकर ही बनाया। यानी कि जैसा जीन था इसमें, वैसा ही ये अपने आप को एक्सप्रेस किया, अपने फेट को चेंज नहीं किया। तो दिस इज द जेनेटिक स्पेसिफिसिटी, यानी कि जिस तरह का उसके पास जीन था वैसा ही बनाया। सकर बनाने का जीन था, तो वो न्यूट में आकर के भी क्या बनाया, सकर ही बनाया। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, सेम इसका हम रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका न्यूट का गेस्टुला। ठीक है, और ये हो गया आपको फ्रॉग का गेस्टुला। ठीक है, फ्रॉग गेस्टुला, और ये हो गया न्यूट गेस्टुला। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, न्यूट के गेस्टुला से अब हम उल्टा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यूट के गेस्टुला से माउथ एक्टोडर्म को ले रहे हैं। ठीक है, न्यूट के गेस्टुला से माउथ एक्टोडर्म को ले रहे हैं और इंजेक्ट कर रहे हैं किसमें, फ्रॉग के माउथ एक्टोडर्म वाले पार्ट पे। ठीक है, इंजेक्ट कर दिए, यहाँ पे दे दिए। हमें रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा कि अब यहाँ जो फ्रॉग होगा, यहाँ पे जो फ्रॉग होगा, ठीक है, यहाँ जो फ्रॉग होगा, इस फ्रॉग के पास क्या होगा, बैलेंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रॉग कैसा हो गया,
फ्रॉग विद बैलेंसर, यानी कि फ्रॉग के पास क्या बैलेंसर होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रॉग के पास बैलेंसर आ गया। ये जो आपको मूंछें निकली हुई दिख रही है, ये क्या हो गया? बैलेंसर। तो फ्रॉग का मुंह का नक्शा तो चेंज हो गया। क्यों हुआ? तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक रीजन का, मतलब माउथ एक्टोडर्म वाले रीजन का जो है, हमने माउथ एक्टोडर्म रीजन को जो है न्यूट गैस्ट्रुला से लिया और उसको इंट्रोड्यूस कराया फ्रॉग के गैस्ट्रुला में। तो हमें देखने को मिला कि जो फ्रॉग का गैस्ट्रुला फिर आगे जो डेवलप हुआ तो उसमें बैलेंसेस देखने के लिए मिले। इसका मतलब जो न्यूट का अभी पहले भी मैंने बता दिया था कि न्यूट का जो कैरेक्टर है, यानी कि सैलमेंडर में जो है बैलेंसर जो है वो प्रेजेंट होता है। सो इसके पास जो जीन है वो किस तरह का जीन है? बैलेंसर बनाने का जीन है। और इस रीजन से हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। इसको पता है कि हमको क्या बनाना है, हमको बैलेंसर बनाना है। तो इसके पास उस तरह का जीन है और ये इंट्रोड्यूस करा तो ये बैलेंसर ही बनाया। सो यहाँ पे हमें फ्रॉग जो है बैलेंसर के साथ देखने को मिला। तो यहाँ पे हमने 2 एक्सपेरिमेंट किया। एक में हमने न्यूट में फ्रॉग जो न्यूट का गैस्ट्रुला में फ्रॉग के माउथ एक्टोडर्म को इंट्रोड्यूस करवाए तो देखने को मिला कि फ्रॉग के माउथ पार्ट को जो है इसमें इंट्रोड्यूस कराए तो फ्रॉग का माउथ पार्ट के पास एबिलिटी था शक्कर बनाने का, तो यहाँ न्यूट में शक्कर देखने को मिला। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि न्यूट के माउथ एक्टोडर्म को इंट्रोड्यूस कराया फ्रॉग के गैस्ट्रुला में, तो न्यूट का जो गैस्ट्रुला था उसको क्या बनाने का आदत था? शक्कर बनाने का आदत था। उसके पास शक्कर बनाने का सॉरी शक्कर कह रहे हैं हम, बैलेंसर बनाने का आदत था। तो बैलेंसर के लिए उसको याद था कि हमको बैलेंसर बनाना है, उस तरह का उसके पास जीन था, उसने वैसा ही बनाया। तो अब यहाँ फ्रॉग जो देखने को मिला विद बैलेंसर देखने को मिला। तो इस तरीके से यहाँ पे जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंट्रैक्शन देखे जाते हैं, यानी कि जो सेल्स हैं उसको उसके पास जैसा जीन होगा वो कहीं भी जाएगा उस तरह से ही वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, दिस इज द जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ये जानने के लिए कि सेल आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि सेल आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोग पढ़े इंडक्शन के बारे में। उसके बाद इंडक्शन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? रिस्पॉन्डर का होना ज़रूरी है, इंड्यूसर का होना ज़रूरी है। उसके बाद इंडक्शन जो होता है वो क्या है एक्चुअली में, मतलब सेल्स का जो इंट्रैक्शन होता है उसमें इंडक्शन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक सेल टाइप का फॉर्मेशन होता है। जो इंट्रैक्शन होता है सेल का वो 2 तरह से होता है। ये हमने जाना कि मोड ऑफ इंट्रैक्शन क्या होता है, मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन, एपिथेलियल मेसेंकाइम इंट्रैक्शन। मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन 2 तरह से होता है, एक इंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ प्रॉक्सिमेट इंट्रैक्शन, एक परमिसिव मोड ऑफ इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन। दूसरा एपिथेलियल मेसेंकाइम इंट्रैक्शन 2 तरह से हम लोगों ने पढ़ा, एक रीजनल स्पेसिफिसिटी और दूसरा जेनेटिक स्पेसिफिसिटी। तो आज हम लोगों ने इंडक्शन को डील किया। इंडक्शन इज फिनिश्ड नाउ। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द। अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।